नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक इसकी आंच जो है वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। मंगलवार को उनके डॉक्टर ने यह बात कही है। दरअसल फैसल एधी नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलकर उन्हें चंदे का एक चेक दिया था। अब फैसल एधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सत्तार के पुत्र और एधी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल एधी ने 15 अप्रैल को इमरान खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में फैसल एधी ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए इमरान खान को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। फैसल एधी ने अपने हाथों से इमरान खान को ये चेक दिया था। पाकिस्तान ने अपनी निगरानी सूची से 18 महीनों के भीतर 4000 आतंकवादियों के नाम हटा दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम लश्कर-ए-तैयबा आतंकी जकीउर रहमान लखवी का है, जो 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड भी है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची से उसका नाम चुपके से हटा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी कि सभा में विधानमंडलों की स्वायत्तता, संविधान की 10वीं अनुसूची और सूचना प्रौद्योगिकी की और जुड़े मामलों की जांच के लिए पहले गठित की गई पीठासीन अधिकारियों की 4 समितियों ने अपने रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में काफ़ी अच्छा काम किया है और वो समय पर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। बिरला ने राज्य विधानसभाओं से आग्रह भी किया है कि वो विधायी और वित्तीय कार्यों के साथ साथ बैठकों और फाइल चलाने जैसे रूटीन कामों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करें, ताकि उनके राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं और संसद में अधिक प्रभावी कामकाज के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में शराब की दुकानें भी बंद हैं। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मांगी है। सीएम अमरिंदर ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए चरणबद्ध तरीके और सशर्त शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी है। वहीं बात करें पंजाब में कोरोना की स्थिति को लेकर के, तो वहां पर मंगलवार को 6 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है और राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। इनमें 49 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों का बढ़ता आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 552 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5218 तक पहुंच गई है। वहीं 19 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में हर दिन बड़ी संख्या में सामने आ रहे कोरोना मरीज राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। राहत की बात यह है कि आज कोरोना से ठीक हुए 150 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित आधिकारिक आवास पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद एहतियातन यहां पर तैनात 6 और पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मालाबार हिल्स स्थित सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में 2 दिन पहले एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की तैनाती की गई थी। जब इन महिला पुलिसकर्मियों का कोरोना सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव निकला। इन महिला पुलिसकर्मियों की जांच रिपोर्ट रविवार को आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी बांद्रा स्थित अपने आवास में रहते हैं और आधिकारिक कार्यों की वजह से वर्षा आते रहते हैं। मालाबार हिल्स में कई मंत्रियों के आधिकारिक निवास हैं। इस वजह से यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा रहती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां पर खास सावधानी बरती जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यहां तैनात कई अधिकारियों के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेजे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों और लोगों की गैर जिम्मेदारी के बाद लॉकडाउन की छूट को खत्म कर दिया है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन में छूट देने के लिए 17 अप्रैल को जारी किया गया आदेश मुंबई और पुणे में लागू नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में मिले छूट के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इससे महामारी के बढ़ने का खतरा है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ और शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इसके तुरंत बाद मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई। हर मंत्री को 2-2 संभाग दिए गए हैं और सीएम शिवराज सिंह ने कार्यों का विभाजन कर दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें विभाग भी बांट दिए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तुलसी सिलावट इंदौर और सागर संभाग की कमान संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर और चंबल संभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं मीना सिंह को रीवा और शहडोल और कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी डिविजनल कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन करेंगे और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद और जनता से फीडबैक लेंगे। आज लगभग 1 महीने के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन किया गया है और कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 2 सिंधिया समर्थक हैं। और कैबिनेट का गठन होने के बाद तुरंत कैबिनेट मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कोरोना को लेकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 92 क्षेत्रों की पहचान की गई है और रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें से 14 जम्मू में हैं और 78 कश्मीर में हैं। Similarly, 92 areas have been identified and designated as red zones in the Union Territory. 14 of these are in the Jammu division and 78 are in the Kashmir division. These red zones will be under stricter restrictions on movement, extra surveillance and enhanced testing. We are acutely conscious of the fact that this is an inconvenient process and people in red zones, hotspots and containment areas do face restrictions and difficulties. We are grateful for the cooperation and willing support received from all sections of people. We assure you that the administration and the health department are doing all that they can that inconvenience to citizens is minimized. केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही कुछ सेक्टर्स को छूट दी गई तो एक बार फिर से टोल कर्मी एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जब गाड़ियां पठानकोट के लादपालवा टोल प्लाजा पर पहुंची तो उनसे टोल कर्मियों ने टोल टैक्स वसूल किया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। जहां एक तरफ पूरा पंजाब कर्फ्यू के दौर से गुजर रहा है और पूरा देश लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो ऐसे में एक बार फिर से टोल प्लाजा में टोल वसूलने का काम जारी हो गया है। दरअसल पठानकोट में मंगलवार को जैसे ही गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंची तो उनसे टोल वसूला गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोग परेशान भी दिखाई दिए, लेकिन टोल कर्मियों का कहना था कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। इसी बीच टोल वसूलने की खबर जैसे ही हलके के विधायक जोगिंदर पाल को मिली तो वो पठानकोट के लदपालवा टोल प्लाजा पर पहुंच गए और टोल कर्मियों से इस बारे में बात की। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में टोल प्लाजा पर मौजूद अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें पत्र मिला है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों से टोल वसूला जाए, जिसके चलते एक बार फिर से टोल टैक्स शुरू हो गए हैं।
वो NHI से जो लेटर आया है उसके हिसाब से हम टोल स्टार्ट किया है रात से 12 बजे से। इसमें आप फास्टैग वालों को ही गाड़ी निकाल रहे हो या कैश वगैरह भी ले रहे हो? सब कैश लेन नहीं रहता है। हाँ, एक साइड एक दूसरी साइड एक और कैश ले रहे हो आप? हाँ, कैश वगैरह ले रहे हो? जो कैश लेना ही पड़ेगा। जिसके पास जो पैसा नहीं है उसके पास से लेना ही पड़ेगा। जो फास्टैग है वो फास्टैग नहीं जा रही। फिर उस राज्य मुख्यमंत्री साहब ने तो टोल प्लाजा भी बंद रखने के लिए कहा। नहीं, उन्होंने तो बोला रहेगा, लेकिन हमको NHI से जो लेटर है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। वहीं इस बारे में जब विधायक जोगिंदर पाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ लोगों ने जानकारी दी थी कि टोल प्लाजा पर लोगों से टोल वसूला जा रहा है, जिसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं और इन लोगों को निर्देश दिए हैं कि पहले जो नोटिफिकेशन उन्हें आया है उसे DC पठानकोट को दिखाएं और उसके बाद ही टोल वसूलें। लतपालवा पिंड कुआसी चौसी भोआ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोल प्लाजा एक लगा IRP ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देश में केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही कुछ सेक्टर्स को छूट दी गई तो एक बार फिर से टोल सहित कुछ अन्य सेक्टर्स एक्टिव हो गए। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि जब तक देश में लॉकडाउन है गाड़ियों से टोल वसूल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी लोग आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। पठानकोट से पवन सिंह की रिपोर्ट, ANP न्यूज। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें भी इस महामारी से लड़ रही हैं। देश में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का कहना है कि कल तक राष्ट्रीय औसत के अनुसार हम 25 से 30% टेस्ट कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारी टेस्टिंग कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना वायरस इज सेक्युलर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉट attached to any ideology. It is hitting everyone in every part of the world. The area affected is larger than the area of the 2 world wars. All countries are facing pain of it. India is a very populous nation. Timely steps were taken to combat and contain it. That was a great vision of the Prime Minister Modi. COVID-19 battle has to be fought unitedly by all state governments and the federal government. There can be no diversion. Everyone has to complement the efforts. We have to be in togetherness. The real battle has to be fought by the ordinary citizen. It is he who has to follow the lockdown protocol. भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन नहीं मिल पाया है। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी से इस महामारी को हराने को लेकर एक उम्मीद जरूर बनी है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रिपोर्ट आई है कि प्लाज्मा कोरोना से रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए हमने रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को रिकवर कर चुके कोरोना मरीजों से संपर्क कर प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। क्रॉस ने अभी जिस प्रकार से ICMR ने और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है, जिसके बारे में सारे दुनिया में कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड के गंभीर मरीजों के अंदर वो उनके प्राण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए हमने रेड क्रॉस के अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि वो जो कोविड से प्रभावित लोग हैं और जो ठीक होकर घर आ गए हैं उनको काउंसलिंग भी करें
और उनको मोटिवेट भी करें ताकि वो अपना ब्लड डोनेट करें और उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के गंभीर हमारे मरीजों के लिए किया जा सके। इसके संदर्भ में मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है। साथ में उनकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए उनको मैंने सराहना करते हुए और कोविड के सच्चे वॉरियर्स की तरह जो है समाज में वो काम करते रहें, इसके लिए सारी जानकारी देश भर से ली है और अपनी बात उन तक पहुंचाई है। राजधानी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इस दौरान किए गए लॉकडाउन से दिल्ली में ही फंस गए प्रवासी मजदूरों को अब शेल्टर होम्स में शरण मिली है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के लिए नाइट शेल्टर का भी इंतजाम DUSIB ने किया है। दिल्ली के LG अनिल बैजल ने मंगलवार को ऐसे ही शेल्टरों का दौरा किया और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही इनका निवारण करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान बैजल ने शेल्टर होम में मौजूद खाने पीने के साथ ही अन्य जरूरी सामानों के स्टॉक के बारे में भी पूछा और सुनिश्चित किया कि वहां रह रहे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बैजल ने संतुष्टि जताई और कहा कि जिला प्रशासन हर तरह की सुविधाएं लोगों को प्रदान कर रहा है। ऐसे में प्रशासन लोगों को हर तरीके से मदद करने में जुटा हुआ है। हाँ, सरप्राइज इंस्पेक्शन क्या, मैं देखने आया था कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, माइग्रेंट लेबर वगैरह, इनका जो कैंप बनाया गया है। तो बस इस दौरान कुछ लोग मिले तो उनसे बात की, तो बोलते हैं उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाय मिलती है और उसके साथ बिस्किट मिलता है, फिर लंच मिलता है, फिर शाम को चाय मिलती है, फिर रात को डिनर मिलता है। बाय एंड लार्ज खाने से तो ठीक है, बस यही कहते हैं कि अपने गांव जाना चाहते हैं। तो जो सर, अभी जी हाँ सर, कोई व्यवस्था जैसे कामकाज के लिए पूछा जा रहा था कि इनको अगर कोई काम कुछ हमने दिया जाए पूछा है यहाँ पे काम करने के लिए, हमने बल्कि ऑफ़र भी किया कि अगर हमारे प्रशासन में कुछ काम हो तो करना चाहेंगे। कहते हैं नहीं साहब, हम तो घर जाना चाहते हैं और फैमिली अकेले है। तो सर क्या डिसाइड कर रहे हैं आप? अब डिसाइड मैं तो नहीं, अभी देखिए जो पॉलिसी सरकार की क्या बनेगी उस हिसाब से होगा। दिल्ली की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट भागीरथ पैलेस में इन दिनों बेतहाशा भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ मौजूद हजारों की भीड़ में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और न ही हाथ धोने की कोई व्यवस्था है, न ही कोरोना वायरस से बचने का कोई और तरीका अपनाया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली की भागीरथ पैलेस मार्केट में इस कदर भीड़ है कि यहाँ पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। वाहनों की सारी पार्किंग फुल है। हर दुकान के बाहर ग्राहकों का जमावड़ा है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए। देखिए जैसे कि आपने खुद ही देखा और आपने खुद ही कहा कि बहुत डरावनी सिचुएशन है यहाँ पे, और हम तो जान हथेली पे लेके व्यापारी से चल रहा है, क्योंकि हम एक एसेंशियल कमोडिटी मेडिसिन में आते हैं और हमारे को मैंडेटरी है, रादर मैंडेटरी क्या मतलब खोलते हैं, एक इंसानियत के नाते, और एक दवा का व्यापार है। लेकिन जो व्यापारी यहाँ आ रहा है उसकी कई परेशानियाँ हैं, और एक सबसे बड़ी परेशानी जो बनती जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको कैसे मेंटेन करें हमारी समझ से बाहर हो गई है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर या जो यहाँ पे कंज्यूमर भी अगर आ रहा है, वैसे तो कंज्यूमर को हम देते नहीं है, बट रिटेल शॉप से वहाँ कुछ लोग आते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान नहीं रख रहा है कि हम अपने आप को दूर रखें। एक आदमी अगर दवाई ले रहा है तो दूसरा आदमी डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। अब ये चीज़ें कोई समझाने की या बताने की नहीं होती हैं। अगर मेरी दुकान पे आप देख रहे हैं इस टाइम हम 2 जने बैठे हैं और हमारा 6 का 7 का स्टाफ है, उसमें सिर्फ 2 आदमी आए हैं, तो वो आदमी ने गोडाउन से माल भी निकालना है, पैक भी करना है, और हमने बिलिंग बनानी है। तो क्या हम कस्टमर को कहेंगे कि आप दूर चले जाइए या खड़े हो जाइए? ये तो कस्टमर को खुद भी सोच रहे हैं। टीवी पे हर एक भाषा में बताया जा रहा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और कोई ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे 2 दिन आई है, क्योंकि उनको भी प्रेशर होता है, तो वो चलान भी करके गई है दुकानदारों के। दुकानदार फिर फंसता है कि चलान दुकानदार का हो रहा है और संभल जनता नहीं रही है। तो इस विषय में मैं तो सरकार के, आपके माध्यम से सरकार को यही कहूँगा कि इसका कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश इस वक्त कोरोना महामारी के खतरे से जंग लड़ रहा है। देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। इस बीच 24 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत होने जा रही है। लॉकडाउन के बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी धार्मिक नेताओं, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर तय किया है और मुस्लिम समुदाय ने रमजान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही घरों में ही इबादत करने की अपील की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल से रमज़ान का पवित्र महीना
शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। जानलेवा कोरोना वायरस के चलते इस दुख की घड़ी में बॉलीवुड सेलेब्स समेत कई क्रिकेटर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। ऐसे में जूनियर गोल्फर अर्जुन भाटी दूसरी बार मदद के लिए आगे आए हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष में 3,30,000 रुपए की मदद भेजी है। खास बात यह है कि उन्होंने इस बार अपने फटे हुए जूतों को बेचा है और उनसे आए पैसों को दान किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अर्जुन भाटी ने। तो जो मैंने इस बार डोनेट किया वो मेरा शूज़ है जो मैंने 2018 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलकर एक ट्रॉफ़ी जीती थी। तो करीबन एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले तो मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मैंने उस जूते को काट कर उसके साथ 4 राउंड गोल्फ़ खेला था। तो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल शूज़ था। इट वॉज़ वेरी अटैच, मैं उसके दिल से बहुत अटैच था। तो उसको मैंने करीबन 3,30,000 रुपीज़ में PM केयर्स फंड में दे दिया है। तो मैंने इससे पहले भी अपनी 102 ट्रॉफीज़ बेचकर 4,30,000 रुपीज़ मैंने PM केयर फंड रिलीफ में दिए थे। सो इट इज़ माई ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री। ये मातृभूमि हमेशा माँ से बढ़कर होती है। सो इट इज़ माई राइट एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री दैट आई जस्ट डिड। इट वॉज द लीस्ट आई कैन डू फॉर माई कंट्री। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच कार्डियोमैक्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड-19 या SARS-CoV-2 जो वायरस है एक नोवेल वायरस है और अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट इस डिजीज़ का नहीं है, कोई भी बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीवायरल इसके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो एक जो थेरेपी है जिसको आप कन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं, कन्वलेसेंट प्लाज्मा का मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा टेकन बाय द रिकवर्ड पीपल, जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद रिकवर हो गए हैं उनका प्लाज्मा लेना है। प्लाज्मा मतलब उनको ब्लड डोनेट करने के लिए बुलाया जाता है जब वो फुली रिकवर हो जाते हैं। यूजुअली आप समझिए कि 2 टेस्ट नेगेटिव आने के 3 दिन बाद उनको बुलाया गया और उनके प्लाज्मा में देखा गया एंटीबॉडी टाइटर्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ जो है एक मात्रा में, जैसे 200 ml प्लाज्मा का एक स्टडी हुई जिसमें 10 पेशेंट जो सीवियरली और क्रिटिकली इल थे, जिसमें से 3 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको ये कन्वलेसेंट प्लाज्मा दिया गया। कन्वलेसेंट प्लाज्मा का जो ट्रीटमेंट है ये एक पुराना ट्रीटमेंट है, 100 साल पहले से ये यूज़ हो रहा है और हमने पीछे देखा है कि कई वायरस जैसे जो सार्स था या मर्स था, मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, इवन इबोला वायरस के भी इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया गया। राजधानी रांची में कोरोना संदिग्ध ने अस्पताल की 3री मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक को लेकव्यू हॉस्पिटल में क्वारंटीन में रखा गया था और वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसी डिप्रेशन में उसने मंगलवार सुबह हॉस्पिटल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। मंगलवार को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तमाम सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल के दिन हम ये सिविल सर्विसेज डे मनाया करते थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से इसका पूरा का पूरा स्वरूप बदल दिया गया था और अब ये बहुत हद तक एकेडमिक सही रहता था। इस वर्ष जैसे आप जानते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे प्रदेशों के GAD अथवा पर्सोनल सेक्रेटरीज के साथ बातचीत हुई और यहाँ पर्सोनल मिनिस्ट्री के भी उच्च अधिकारी रहे। और मैं तो ये कहूँगा संक्षेप में कि जिस प्रकार से
सिविल सर्वेंट्स ने देश भर में इस कोरोना क्राइसिस के चलते अपना योगदान दिया है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष एक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर बनकर के उभरा है दुनिया में, उसको कामयाब बनाने में या उस उपलब्धि के लिए बहुत हद तक हमारे सिविल सर्विसेज का योगदान है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर छूट दी गई है। सरकारी स्तर पर कुछ सेक्टर में रियायतें दी गई हैं और उसके अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर बिहार की राजधानी पटना के निवासियों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जिनको मान ले कि ड्यूटी लगा हुआ है वो लोग तो जा ही रहे, लेकिन जो लोग बेवजह घूम रहे हैं वो ना घूमे तो जल्दी कोरोना पड़े। हाँ, अभी जो सरकारी कार्यालय खुला है तो उसके कारण कुछ उसका गलत फायदा लेके लोग घूम रहे हैं, तो परहेज करना चाहिए। अभी जो स्थिति है, विश्व की स्थिति है, इस स्थिति में लोगों को परहेज करना चाहिए, ऐसा नहीं घूमना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस पर कड़ाई माने ऐसा नहीं कि उनको पीट पाट करना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए। यह उचित नहीं है। सामान्य दिनों की तरह लोगों को रोड पे नहीं घूमना चाहिए बिना बेवजह। इससे आम जिनको ज़रूरतमंद है उनको भी दिक्कत हो रहा है। शासन प्रशासन के लिए भी एक कठिन चुनौती है कि जो है लॉकडाउन को कैसे सफल बनाया जाए। तो बिना बेवजह घूमने से बचना चाहिए लोगों को, ज़रूरत हो तब भी घर से निकलें। जब तक घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, प्रशासन में परेशानी नहीं हो, आप लोग भी परेशानी होने पड़ता है सभी को। घर में रहकर ही लॉकडाउन को पालन करना चाहिए किसी तरह को। अब बेवजह फालतू जो घूमते हैं उनके साथ कार्रवाई करेंगे प्रशासन, इसके लिए है। बहुत वायरस फैलेगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं होगा क्या लॉकडाउन हो रहा है जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है घर में रह के सख्ती से अपना निपटे, ज़्यादा बेहतर होगा। कोरोना के संकट से जूझ रहे पंजाब के लोगों को घरों में ही रखने के लिए पिछले 1 महीने से कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर ने जिले के हालात बताए। और उसकी लड़की थी, 2 की थी रिपोर्ट पॉजिटिव, और उसके नेक्स्ट डे ही हमें पता लग गया कि जो ट्विटर पे आया कि वो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो गई है कन्फर्मेटरी टेस्ट से। तो जो लोग हमारे जो आरएमओ थे, जहाँ फार्मासिस्ट थे, वो और वहाँ का जो स्टाफ था बाघा बॉर्डर का, हमने वहाँ उनके सभी के सैंपल लिए थे, तो उनकी रिपोर्ट भी सभी की नेगेटिव आई है। तो इसमें कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं है। मेरी सभी से अपील है कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। जिन्होंने एग्जामिन किया था उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव है, और जो गए थे बॉर्डर क्रॉस करके उनकी रिपोर्ट भी पहले पॉजिटिव आई थी, नेक्स्ट डे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसलिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रिकॉशन लेने हैं। हम प्रिकॉशन लेंगे तभी हम इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के आसना जंगल में 12 अप्रैल को अज्ञात युवती का शव पुलिस ने बरामद किया था। अब इस मामले में कुछ खुलासे हुए हैं। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आसना और डोडरेपाल के मध्य जो है जंगल का है, जहां जो है इस मामले की जो मृतिका है कविता नेताम, उसे जो है उसकी पति जो है कृष्णा झाली के द्वारा हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बेसिकली जो है कृष्णा झाली एवं जो मृतिका है कविता नेताम, इनका विवाह वर्ष 2017 में हुआ था और शादी के करीब 1 साल के पश्चात जो है पारिवारिक विवाद से जो है दोनों अलग अलग रहने लगे। और इसमें जो कविता नेताम है वो जगदलपुर स्थित सुभाष पेट्रोल पंप में जो है सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी, और जो इनके हस्बैंड हैं कृष्णा झाली, ये ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। इन दिनों देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन जारी है, जो 3 मई तक रहेगा। इस दौरान लोग घरों में बंद हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस लॉकडाउन को भी अपने फायदे का बना रहे हैं। घर बैठे या तो कुछ नया सीख रहे हैं या फिर अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास हॉबी शब्द नहीं है, और ऐसे में ये लोग एक ही काम जानते हैं, जो है मेहनत। ऐसे ही एक मेहनतकश दंपति ने देखते ही देखते अपना कुआं खोद लिया। घटना महाराष्ट्र के वाशिम की है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के कारण वाशिम जिले के करखेड़ा गांव में रहने वाले गजानन पकमोड़े के पास कोई काम नहीं था। ऐसे में गजानन और उसकी पत्नी के दिमाग में एक विचार कौंधा और दोनों ने मिलकर अपने घर के बाहर कुआं खोदना शुरू कर दिया। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 25 फीट गहरा कुआं खोद लिया।
और इस पूरी कहानी की खास बात यह है कि गजानन और उसकी पत्नी ने ये कुआं उनके घर में मौजूद औजारों से ही खोद डाला। गजानन के अनुसार स्थानीय नल सेवा अक्सर बंद रहती है और हमने उसमें पानी आने का इंतज़ार करने की बजाय कुआं खोदना पसंद किया है और जब पानी निकला तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे सवालों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फेसबुक लाइव के जरिए जनता से जुड़े एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्रियों पर आरोप लगाने या उनके इस्तीफे की मांग करने से ऐसे समय में बचना चाहिए जब सभी घातक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और ध्यान रखा जाना चाहिए कि संकट को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास धीमे ना हों। पीट पीट कर हत्या करने की घटना की निंदा करते हुए पवार ने कहा कि यह गलतफहमी से हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कथित तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ऐसे समय में नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। ये देश के लिए खतरनाक है और आम जनता के लिए खतरनाक है। लेकर आप सैनिटाइजर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं झूठ फैलाने की कोशिश नहीं, झूठ फैला रहे हैं ना। गरीब का हिस्सा कहाँ है? सैनिटाइजर जो है या मास्क जो है ये कोई अमीर का आज वही तुमने कहा कि गरीब का उनको तो कहना चाहिए एक भाई सैनिटाइजर बनाइए, गरीब को भी दीजिए, मास्क सब गरीब को दीजिए। हम जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि अभी क्या कहते हैं हर क्या कहते हैं कि स्टेट में मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। आदेश दे दिया गया है कि लोकल स्तर पर रोजगार की क्या कहते हैं कि व्यवस्था हो, ये सारा चीज हो, तो उनको ये कहना चाहिए। जो जहां तक मानते हैं कि शरद पवार जी का मेरे पास में टेलीफोन आया, हर मिनिस्टर से बात हम डेली अपने करते हैं। कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बचा है जिनसे हम पर्सनली बातचीत नहीं कर रहे हैं। सबसे हम पूछते भी हैं और सब जगह पर क्या कहते हैं कि अनाज सुदूर जो नॉर्थ ईस्ट है, कल हमारे ट्विटर पर ये असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, सब जगह पर, त्रिपुरा, सब जगह पर अनाज हमारा क्या कहते हैं कि पहुंच गया है। तो हम तो दिन रात क्या कहते हैं कि उसमें लगे हुए हैं। चावल दाल में थोड़ी देरी हो रही थी क्योंकि वो साबुत दाल है उसको बनाने में, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो हम जहां एक तरफ में गरीब के लिए सारा काम। पालघर मामले को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नाराजगी जताई और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस तरह दो संतों की हत्या हुई, उनके ड्राइवर की हत्या हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है क्योंकि वो संत का कोई कसूर नहीं था। वो एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनको इस तरह से घेर कर मारा गया। अब वो पूरा इलाका कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर किसी ने उनके साथ ऐसा किया है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से संतों की हत्या की गई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी ने खुद वहां के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से बात की है। पूरे देश में गम गुस्सा है। संघ के लोगों ने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई है। इस तरह से दो संतों की हत्या होना, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पूरे देश के अंदर विरोध है, गम है और गुस्सा है। कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है, वॉर अगेंस्ट कोरोना, उसमें केंद्र के साथ सहयोग करके उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेकिन केरल में कुछ बार्बर शॉप और कई चीजों की इजाजत दी थी। केंद्र ने उसमें उनको संज्ञान लिया इस विषय का और उनको कहा कि ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका बहुत बड़ा खतरा होगा। तो उन्होंने इस बात को मान लिया है। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो या राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो, कोरोना पर इकट्ठे और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरी दुनिया इकट्ठी है वॉर अगेंस्ट कोरोना में और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। वो टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं।
सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है, तो कम से कम केरल और बंगाल के भी मुख्यमंत्री को उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए जो साइंटिस्ट ने बताई है, जो सरकार ने बताई है। उसमें बिना बातचीत किए हुए इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए थी। हरियाणा के रोहतक में आढ़तियों की हड़ताल का दूसरा दिन रहा, लेकिन रोहतक जिले की सांपला मंडी में खरीद जारी रही। सांपला मंडी में आढ़तियों की ओर से फसल खरीदी जा रही है और आज भी अनाज मंडी में फसल बेचने के लिए किसान पहुंचे। हालांकि खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और मंडी में आने वाले किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने आदेशों की पालना न करने वाले लोगों पर निगरानी के लिए आधुनिक ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। ड्रोन निगरानी कार्य में लगाए गए हैं और ये ड्रोन और कैमरा एक साथ आसमान में उड़ते हैं। ये ड्रोन लाल नीली बत्ती ब्लिंक करने के अलावा लॉकडाउन से संबंधित अनाउंसमेंट भी करेगा और ड्रोन कैमरा उल्लंघन करने वाले लोगों की लाइव वीडियो तस्वीरें पुलिस आयुक्त के मोबाइल और पुलिस कंट्रोल रूम में भेजेगा। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या करने के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पालघर में साधुओं की हत्या के विरोध में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या करने वाले दोषियों को दंडित करना ही होगा और साथ ही उन पुलिसकर्मियों पर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने साधुओं को बचाने के बजाय उन्हें भीड़ के हवाले छोड़ दिया। वो चाहते तो हवाई फायरिंग करके साधुओं को बचा सकते थे। मेरा अनुरोध है कि आपको उन सभी पुलिस वालों समेत हत्यारों को कड़ा दंड देना ही होगा, अन्यथा आप स्वयं भी इस पाप के भागीदार होंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर मेडिकल अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव और एनएसए के कैदी जावेद को पकड़ने वालों को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने इनाम दिया है और जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल से मदनपुर चेक पोस्ट के वो सभी कर्मचारी नगद राशि से पुरस्कृत किए गए हैं जिन्होंने मेडिकल जबलपुर से भागे राजू का आरोपित कोरोना संक्रमित जावेद को पकड़ने में शानदार भूमिका निभाई है। देश भर में जारी कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के निगमबोध घाट में मृतकों के परिजन अस्थियां लेने नहीं आ पा रहे हैं, जिससे वहां अस्थियों की संख्या बढ़ गई है और निगमबोध घाट के सुपरवाइजर अवधेश शर्मा ने कहा कि हमारे यहां 228 लोकर हैं, अभी सभी लोकर भर चुके हैं और लॉकडाउन को देखते हुए लोग अस्थियां लेने नहीं आ रही हैं, इसलिए अस्थियां यहां रखी गई हैं। बता दें कि तय समय 15 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी कई मृतकों की अस्थियां यहां रखी हुई हैं। निगमबोध घाट में सामान्य तौर पर 15 दिनों के बाद अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन की समस्या को समझते हुए निगमबोध घाट प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है और मृतकों के परिजनों का आने का इंतजार कर रहा है। हमारे पास जो लॉकर की व्यवस्था है वो 228 लॉकर है हमारे पास, पर अभी आप देख सकते हैं कि लॉकर तो फुल हैं सारे, उसके बाद में कुछ 80 ऊपर भी रखी गई हैं। तो लॉकडाउन के कारण कोई लोग अभी लेने नहीं आ रहे हैं। वैसे हमारी टाइम जो अवधि है रखने की 15 दिन की है, पर लोग अभी लॉकडाउन को देखते हुए लेने नहीं आ रहे। क्या कहा है लोगों ने कि किस वजह से वो लोग ले नहीं पा रहे हैं? ऐसे ही है कि कोई गढ़गंगा जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, उसके कारण नहीं आ पा रहे कि भाई हमें लॉकडाउन के कारण हमारे को दिक्कत है, हम कैसे जाएंगे, तो इसीलिए वो यहाँ पर रखी गई है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज फिर उसने अपनी नापाक हरकत दोहराते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में भारी फायरिंग की। वहीं भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की और सीमा से सटे हुए गांवों में रहने वाले लोग आए दिन पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से खासे परेशान हैं। साथ साथ पाकिस्तान जो है वो भी हमें बड़ा तंग कर रहा है, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यहाँ पे रोज वो फायरिंग करता, आज फिर उसने फायरिंग की।
बदायूं के दातागंज मोहल्ले में सिटी अस्पताल चल रहा था। परगना मजिस्ट्रेट कुमार बहादुर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह मय जाब्ता के कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए लाउडस्पीकर से अपील कर रहे थे। इस दौरान सिटी अस्पताल खुला देखकर जब अधिकारियों ने वहां का जायजा लिया तो देखा कि सिटी अस्पताल में काफ़ी अनियमितताएं चल रही हैं, जिसके चलते परगना मजिस्ट्रेट कुंवर बहादुर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने टीम के साथ मिलकर सिटी अस्पताल को सील कर दिया है। हम भी गए थे तो देखा वहाँ कुछ अनियमितताएं पाई गई। जो बोर्ड जो लगा रखा है BUMS डिग्री का लगा रखा है, लेकिन नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर और एक्सरे मशीन सब पाई गई। जो उनके पास कोई उस तरह के अभिलेख नहीं थे, ना इनके पास कोई रेडियोलॉजिस्ट था, ना इनके पास कोई इस तरह के डॉक्टर था जो एलोपैथ प्रैक्टिस कर सके। इनके पास कोई सरकारी दवाएं भी पाई गई? हाँ, एक कुछ दवा मुझे एक एल्बेंडाजोल गोली मिली है, जिसकी मैं जांच कराऊंगा कि कहाँ से वो मिली, कैसे मिली, किस तरह से कौन इन्वॉल्व इसमें है, उसके खिलाफ जांच करा कार्रवाई करेंगे। एक बार इस सिटी हॉस्पिटल पे पहले भी छापा पड़ चुका, उस टाइम पे क्या कार्रवाई हुई थी और क्या हुआ? नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं था कि छापा पड़ा है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे पास आदेश आए थे, मैंने इनको नोटिस भी दिया था कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, लेकिन लोगों को ये उपलब्ध नहीं करा पाए कोई डॉक्यूमेंट्स। जो सिटी हॉस्पिटल सीज किया गया है, क्या शिकायत थी? इसमें शिकायत थी कि जो सिटी हॉस्पिटल यहाँ चल रहा था वो गलत तरीके से चल रहा था। इनके पास संभवतः कोई डिग्री नहीं है और इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, कुछ और भी ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसकी जांच की जा रही है, जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी ये सील कर दिया गया। लॉकडाउन में जहां एक और पूरे देश में लोग आसपास के गरीब मजदूरों की मदद करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ नीयत खराब वाले लोग इस मुसीबत की घड़ी में गांवों में अशिक्षित लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक मामला बरेली के थाना हाफिजगंज में गांव भंडसर में देखने को मिला है। 3 लोग एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने परचून की छोटी छोटी दुकानों को अपना निशाना बनाया। सामान की चेकिंग की बात कहकर तेल, घी के डिब्बे और अन्य सामान उठाकर ले गए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने ग्राम प्रधान चंद्रपाल पटेल को पूरे मामले की जानकारी दी। पटेल, ग्राम प्रधान भंडसर। क्या मामला है पूरा? अरे ये 3-4 लोग पत्रकार बता के आए थे और इसकी दुकान में से सामान ले गए कगार में भर के, पता नहीं क्या। तब लोग ये कगार सुधर पाए, जब बताया तब लोग तेल सब ले गए और पैसे उसे थे उसके और भी दुकानों से ले गए। ऐसी दोबारा घटना ना हो, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग कगार वैसे ही परेशान है। क्या मामला है पूरा? मामला वो लोग आए थे, वो पूछ रहे थे कि गगन कुछ बेच रहे हो, तो हमने मना कर दिया। तो वो लोग अंदर उनने तलाशी ली, जो चीज़ उन्होंने और वगैरह जो सामान है। क्या मामला है पूरा? मामला क्या, 3 लोग आए मीडिया वाले बता के और उन्होंने गगन मांगा और उसके बाद में फिर उन्होंने गगन लिए दुकान में घुस गए और दुकानों में से कई सौदा यानी जो मिली। केरल के वायनाड जिला स्थित मनंतवाड़ी और मेपड्डी क्षेत्रों में कई मरी हुई बिल्लियां पाई गई हैं। लोगों के एक ग्रुप ने प्राधिकरणों से संपर्क किया, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने सैंपल लेकर जांच कराई। जांच में पता चला कि इनकी मौत पार्वोवायरस के कारण हुई है, जो लोगों में संक्रामक नहीं है। वायनाड के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी रामचंद्रन ने यह कहा है कि पार्वोवायरस बिल्लियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने कहा कि बिल्लियों के मरने की घटना से यहां के लोगों में हड़कंप मच गया, लोग पैनिक हो गए हैं और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जाँच के तहत घटनास्थल का मुआयना भी किया है। There was incidents of cat death at Manandawadi and Mepadi region of Wayanad district, creating a panic situation among the local residents. Officials of the Animal Husbandry Department visited the place for epidemiological investigation. Clinical samples were then collected and was sent to State Institute for Animal Diseases, Thiruvananthapuram. Lab had confirmed that the death was due to feline parvovirus infection, which causes high rate of mortality in cats. This disease does not affect human beings and there is no need to worry regarding the spread to man. Vaccines are available against this disease in cats, which gives protection for a year long.
मुंबई के नागपाड़ा में बेलासिस रोड पर रिपन होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस होटल का उपयोग क्वारंटीन सेंटर के रूप में किया जा रहा था, जहां कुछ लोगों को रखा भी गया था। आग लगने के बाद आनन फानन में अधिकांश मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। आग के बाद पूरी इमारत में धुआं फैल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश के बांदा की गिनती सबसे पिछड़े इलाकों में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई भी संसाधन नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को अपने परिवारों का पेट पालने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए लोग ना तो अपने घरों से निकल पा रहे हैं और ना ही अपने रोजगार का इंतजाम कर पा रहे हैं। पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहाँ कुछ नेताओं के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी कि सभी लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात को सुनते ही गरीब और मजदूर तबके के लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों के किनारे जाकर बैठ गए। लेकिन दोपहर से शाम होने तक गरीबों को राशन सामग्री मुहैया नहीं करवाई गई। जैसे कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग राशन के इंतजार में सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये पूरी भीड़ लगभग 150 परिवारों की है, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। बेटा कि मुझे राशन मिला है, खाए का मिला है, राशन मिला है, खाना मिला है। मैं चल नहीं पाती, तुम्हारे 10 बजे के टुकड़ा मांग के खा रही हूँ। लड़का है, वो काम नहीं लगता है तो वो भी नहीं मुझको 2 रोटी पुजा पाता है। अपने बच्चों को खिलाए कि मुझको खिलाए, तो बेटा मैं अपना मांग के खा रही हूँ। ये पैन कार्ड बना है, 2 साल से गल्ला नहीं मिल रहा, ये निशान नहीं मेरे लग रहे। दार कहा है कि तेरा यहाँ से नाम हट गया। विकास भवन 2 बार गई, वहाँ कह दिया कि गल्ला तुमको मिलेगा दादी। अब भैया साहब हमें एको नहीं मिलो, भगवान का सम हमें एको नहीं मिलो। हमें कल वो ये बिटिया नकरी बीन के आए थे, अब बैठाते मेंबर सब पे दीदी पूरी दे के लौटाते, मगर हम बिटिया का ना दिन थे यहाँ पर मंजूरी कर लेते। हम कितने बच्चे हैं हमारे तो लड़का बंगवा सब, मगर अपना अलग अलग रहे थे। अब जब नहीं मंजूरी लागे तो हम क्या कर बताओ। मंजूरी खुला दे, जब 1.5 से पापड़ कर लेते तो खा लेते। हमारे मलाई दुकान कह रहा था, अब ये सौदा नहीं मिला त्याने वही में अपन खाई कमाईता। पंजाब के राजपुरा में लॉकडाउन को लेकर के पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और कोरोना वायरस के बीच अगर कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो पहले तो इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर कोई बाहर निकल भी रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि 3 मई तक कर्फ्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो घटती नज़र नहीं आ रही है। आज भी अगर बात करें तो आज का जो नया आंकड़ा है तकरीबन 250 के पार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या जाती हुई नज़र आ रही है। पटियाला जिले की बात करें, मोहाली जिले की बात करें तो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पटियाला के राजपुरा से एक बड़ी खबर है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 पॉजिटिव केस जो हैं वो आज यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे के पूरे शहर को सील कर दिया गया। इस वक्त मैं उसी शहर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर सख्ती बढ़ाई गई। आप देख सकते हैं सारे के सारे शहर के अंदर बैरिगेटिंग कर दी गई है। पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर यह फैसला यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को यहीं पर रोका जाए, किसी और व्यक्ति तक इस संक्रमण को ना पहुंचने दिया जा सके। गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, शहरों के अंदर जो जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। खास करके राजपुरा शहर की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं। सड़कों के ऊपर पुलिस के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है। केवल असेंशियल सर्विसेज में लगे जो लोग हैं
उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इस तरह की सख्ती यहाँ पर बरती गई है। 24 घंटे यहाँ पर पुलिस के जवान इसी तरह से तैनात हैं और अपनी ड्यूटी अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी कर्फ्यू को वायलेट कर रहा है, जिसके पास कर्फ्यू पास नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई तक होती नजर आ रही है। इस तरह की हिदायतें यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। एसएसपी की बात करें, डीसी की बात करें, खुद इस इलाके का दौरा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सारी स्थिति को भांपते हुए नजर आ रहे हैं ताकि संक्रमण को यहीं पर रोका जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब आखिर पंजाब में कोरोना खत्म होता है, कब पंजाब को कोरोना से निजात मिलती है और वापस पंजाब खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, राजपुरा। राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग कर रहे 31 छात्र आज प्रदेश सरकार की पहल के बाद अपने जिले पहुंच गए हैं, जहां जिला प्रशासन ने सभी छात्रों को शेल्टर होम में रोककर उनके रहने और खाने पीने का समुचित इंतजाम किया है। महामारी के इस काल में अपनों से मिलने की खुशी चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। सीतापुर जिले के 31 छात्रों को सरकार की मदद के बाद रोडवेज बस द्वारा सीतापुर ले जाया गया और छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना की है और साथ ही उनको धन्यवाद भी किया है। कोटा शहर के से लाए गए इन सभी छात्रों का रैपिड टेस्ट होने के बाद इन्हें इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जहां इन्हें घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीतापुर लाया गया है, जो यूपी में लाया गया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ यूपी गवर्नमेंट का कि वो लोग हमें यहाँ लाए, हमारी मदद की और मैं बहुत खुश हूँ। घर आके बहुत सुकून मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ से कितने दिन से फंसे हुए थे, जरा इसके बारे में? जी, मैं जून में गई थी और जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके घर आ जाएँ, क्योंकि वहाँ भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा रिस्क बढ़ रहा था। और अभी हम बहुत खुश हैं कि हम अपने घर हैं और सेफ हैं। आपके साथ जो बस आई है उसमें लगभग कितने बच्चे लाए गए? जो कोटा से आई है उसमें टोटल 30 बच्चे थे जी, और 30 ही बच्चे थे। मतलब सीतापुर जनपद के कितने लोग हैं? सीतापुर के मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो देखिए, प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी सराहनीय काम है। हम लोग वहाँ फंसे हुए थे, हमें वापस लाया जा रहा है, लेकिन जो लाने का प्रोसेस था उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजने का बोला गया था, लेकिन वो भेज नहीं सके इस तरह से। पहले हम लोग को फतेहपुर सीकरी में कंबाइंडली भेज देगा एक साथ, फिर उसके बाद यहाँ फतेहपुर सीकरी में काफ़ी टाइम लग गया, 4 से 5 घंटे, फिर उसके बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा गया तो हम सीतापुर आए। अगर ये ना होता तो शायद 5 से 6 घंटे पहले ही हम लोग आ जाते। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।